वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सैयद वंश में। कहने का मतलब है दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत फ्रेंड्स हम बात करेंगे सैयद वंश की। इससे पहले फ्रेंड्स हमने बात की थी तुगलक वंश में। तुगलक वंश में बताया था फ्रेंड्स उसका जो शासन चला था 1320 से लेके 1414 तक चला था। और फ्रेंड्स ये भी बताया था कि जो तुगलक वंश है इसकी समाप्ति हुई और उसके बाद जो है आपका सैयद वंश आता है। फ्रेंड्स हमने ट्रिक बताई थी गुल खिला तू सोलो में, तो उसी ट्रिक के अंतर्गत फ्रेंड्स हम देखिए गुल से गुलाम हो गया, तुग से तुगलक हो गया, ठीक है, और सोलो से याद रखना है सैयद वंश, और फिर फ्रेंड्स आपका रह जाएगा लोधी वंश। वो भी हम इसके बाद चर्चा कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सैयद वंश की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए सैयद वंश में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1414 से लेके 1451 तक शासन चलता है। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत केवल 4 शासक ही शासन करते हैं। कौन कौन है देखिए, एक तो खिज़र खां है, एक मुबारक शाह है, एक मोहम्मद शाह है और एक अलाउद्दीन आलम शाह है। जो खिज़र खां है फ्रेंड्स ये 1414 से लेके 1421 तक शासन करते हैं। उसके बाद मुबारक शाह आते हैं जो 1421 से 1434 तक शासन करते हैं। फिर आपके मोहम्मद शाह आते हैं जो 1434 से 1445 तक शासन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं जो 1445 से 1451 तक शासन करते हैं। फ्रेंड्स एक बात और समझ लीजिएगा, इसी के बाद फ्रेंड्स आपका लोधी वंश आ जाता है। कौन सा वंश आ जाता है? लोधी वंश आ जाता है। मैंने एक बात बताई थी आपको, जो आपका टोटल शासन इनका चलता है, कहने का मतलब है जो दिल्ली सल्तनत काल है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा काल? तो दिल्ली सल्तनत काल जो है ये टोटल 320 वर्षों तक शासन में रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। कितने वर्षों तक शासन में रहता है? 320। और इन 320 वर्षों में 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया? तो 5 वंशों ने इसमें शासन किया था, जो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था गुलाम वंश से लेके लोधी वंश। तो टोटल जो चलता है 1206 से कितना फ्रेंड्स? 1206 से 1526 तक टोटल शासन चलता है। ये बात आपको याद रखनी है क्या कि 1206 में कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश, जो 1290 तक जाता है। वहीं लास्ट वाला जो होता है लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक जाता है। तो ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे खिज़र खां पर। कहने का मतलब है 1414 से 1421 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ गौर कीजिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है खिज़र खां, हम जिस पे बात करने वाले थे, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना फ्रेंड्स, बात करेंगे हम खिज़र खां की। तो यहाँ पर देखिए ये सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी या उसका संस्थापक कौन था? तो खिज़र खां था। और फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भी जो है आपका खिज़र खां था, ठीक है। देखिए सैयद का जो अर्थ होता है वो होता है पैगंबर के वंशज, ठीक है। खिज़र खां को तारीख ए मुबारक शाही में सैयद कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। किस में सैयद कहा गया है? तो ये बात आपको याद रखना है, तारीख ए मुबारक शाही में, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, खिज़र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। क्या मानता था? पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। यही बात मैंने आपको यहाँ पर बताई कि सैयद का अर्थ क्या होता है। देखिए खिज़र खां दिल्ली का एक स्वतंत्र शासक था। इसने दौलत खां को पराजित किया था। किसको पराजित किया था फ्रेंड्स? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इसने किसको पराजित किया था, तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। कहने का मतलब है तुगलक वंश में बताया था कि जो दौलत खां था, कौन था फ्रेंड्स? दौलत खां। तो दौलत खां को पराजित करने के बाद, दौलत खां को पराजित करने के बाद ये दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना, ठीक है। और ये जो है खुद को स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज भी मानता था। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे स्टडी करेंगे हम, तो उसके अंतर्गत समझिएगा। देखिए खिज़र खां जो था तैमूर लंग का सेनापति था फ्रेंड्स। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका सेनापति था? तो तैमूर लंग का सेनापति था। यह नियमित रूप से तैमूर के बेटे शाहरुख को ईरान, कहाँ फ्रेंड्स? ईरान में उसे कर भेजा करता था, ठीक है फ्रेंड्स। किसको? तो याद रखना तैमूर लंग के बेटे को, जिसका नाम था फ्रेंड्स आपका शाहरुख। कहाँ रहता था? ईरान में रहता था, जहाँ उसे ये कर भेजा करता था, ठीक है। यह मुल्तान के गवर्नर मलिक सुलेमान का पुत्र था। मलिक सुलेमान की मृत्यु के बाद
मुल्तान का गवर्नर इसे ही बनाया गया था। ठीक है, देखिए इसे फिरोज तुगलक का आश्रय भी प्राप्त था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अव्यवस्था हो गई थी। कहने का मतलब है सल्तनत की नींव कमज़ोर हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स आगे देखिएगा। देखिए सारंग खां ने खिज्र खां को बंदी बना लिया, किंतु खिज्र खां जल्दी ही कैद से निकल भागा। ठीक है, मतलब उसने बंदी जरूर बना लिया लेकिन वो ज़्यादा समय तक कैद में नहीं रहा, वो भाग गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे क्या होता है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ना तो फ्रेंड्स इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और ना ही अपने नाम के इसने सिक्के जारी करवाए, ये भी आपको याद रखना है। देखिए वह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा था। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया था। मैंने आपको बताया था कि इसने अपने नाम के सिक्के जारी नहीं करवाए थे, इसीलिए तुगलक के समय के सिक्के ही ये मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करा था और वही चलते रहते हैं। देखिए खिज्र खां की मृत्यु के बारे में बात करें तो 20 मई 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बात करेंगे वहीं आगे हम मुबारक शाह की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, मुबारक शाह की, जो 1421 से लेके 1434 तक शासन में रहते हैं। देखिए खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे। देखिए जो आपके मुबारक शाह थे ये किसके पुत्र थे, तो खिज्र खां के पुत्र थे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, खिज्र खान ने तो सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी परंतु उसके पुत्र ने सुल्तान की उपाधि ली थी, ये भी आपको याद रखना है। कहने का मतलब है खिज्र खान ने, मैंने आपको पीछे बताया था किसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, लेकिन जो इसका बेटा था मुबारक शाह इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह एक योग्य सेना अध्यक्ष भी था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगर बात करें आगे, इसने खुतबा पढ़वाया था अपने नाम का तथा खुद के नाम के सिक्के भी चलवाए थे एवं तैमूर और उसके वंशजों के नाम के भी जो सिक्के चलते थे उनको हटवा दिए थे। ये कार्य किया गया था इनके द्वारा। मुबारक शाह ने सिक्कों पर अपना नाम मुइम उद दीन मुबारक शाह लिखवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम लिखवाया था, मुइनुद्दीन मुबारक शाह लिखवाया था। इसके दरबार में एक इतिहासकार भी रहा करता था। ठीक है फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अगर बात करें, इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद या मुबारकबाद नामक नगर की या शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछता है यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है कि मुबारक शाह ने करवाई थी। ठीक है, आगे देखिए, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे। ठीक है, तथा इनको संरक्षण मुबारक शाह ने ही दिया था, ये बात भी आपको याद रख। जैसे क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के ये पूछता है कि इसके दरबार में एक इतिहासकार रहते थे जिनका नाम क्या था, या मुबारक शाह के दरबार में कौन से इतिहासकार रहते थे, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहा करते थे। ठीक है, उनकी रचना का क्या नाम था, तो तारीख ए मुबारक शाही नाम था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या होता है, मैंने आपको बताया इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्र में विद्रोहों को सफलतापूर्वक मतलब उनको ख़त्म किया था, उनको एक प्रकार से सफलतापूर्वक दबा दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। एक बात समझ लेना फ्रेंड्स, इसकी जो हत्या की गई थी वो इनके वजीर के द्वारा ही हुई थी। कहने का मतलब है इनके जो वजीर थे उन्होंने ही इन मुबारक शाह की हत्या कर दी थी। ठीक है, देखिए उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे, मोहम्मद शाह आ जाते हैं जो 1434 से 1445 तक रहते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स, कुछ बुक्स में इसको 43 भी लिखा होगा, कहने का मतलब है 1443, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझिए, देखिए मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उसके भाई फरीद खान का बेटा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। कौन बैठा फ्रेंड्स, तो मोहम्मद शाह जो हैं ये गद्दी पर बैठे, क्योंकि मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से इनको गद्दी पर बैठना पड़ा। अगर मुबारक शाह के पास कोई पुत्र होता तो वो गद्दी पर खुद बैठता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए आगे बात अगर करें, इनका जो वास्तविक नाम था, ठीक है ना फ्रेंड्स, वो मोहम्मद बिन फरीद खान था। ठीक है ना, पूरा अगर नाम पूछता है ना तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, कि मोहम्मद बिन फरीद खान, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक बार पूछ चुका है इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन पूछता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन फरीद खान इनका पुराना नाम था। मैंने आपको आगे बताने की कोशिश की, क्या बताया, मुबारक शाह की हत्या में प्रमुख भूमिका सरवर उल मल्क ने निभाई थी। ठीक है,
इसको दंड देने के बजाय सुल्तान ने उसको वजीर का पद दे दिया। इससे पता लगता है कि मुबारक शाह की हत्या मोहम्मद शाह ने ही करवाई होगी। ये भी आपको दिमाग में अपने रखना है कि ये ज़रूरी नहीं कि उनके वज़ीर का ही हाथ था, हो सकता है कि मोहम्मद शाह का भी हाथ हो, लेकिन ये बात अभी ना खुलकर नहीं आई। देखिए इसके समय में बात है 1440 की। कब की बात है फ्रेंड्स? 1440 की बात है। तो 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी, किसने? महमूद शाह खिलजी ने आक्रमण कर दिया था और 3 दिनों का जो भीषण युद्ध रहा। कितना युद्ध रहा फ्रेंड्स? 3 दिनों का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि मतलब ये 3 दिन तक युद्ध भी 1440 में इसके ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए वजीर सरवर उल मुल्क के द्वारा अपने विरोधियों के खत्म करे जाने से उससे अमीर वर्ग जो है काफ़ी नाराज हो गया, काफ़ी रुष्ट हो गया। वजीर की बढ़ती महत्वाकांक्षा को देखते हुए सुल्तान ने उसकी हत्या करवा दी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये बात मैं पीछे बता चुका हूँ। दिल्ली सल्तनत पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, किंतु सरहिंद के अफगान शासक बहलोल लोदी सैन्य सहायता के कारण दिल्ली बच गई थी। ठीक है, और संधि भी हो गई थी। फिर देखिए इस कारण मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया और उसे अपना पुत्र कहा तथा बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि उसने उस संधि में भी इसका अहम योगदान दिया था। ठीक है, देखिए मोहम्मद शाह को एक असफल शासक कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना सफलता का काम नहीं किया। हो सकता है अगर बहलोल लोदी ना होते तो मुझे नहीं लगता कि ये महमूद खिलजी का सामना कर पाते। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनका एक अहम योगदान रहा था। देखिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगले शासक आए आपके अलाउद्दीन आलम शाह। कौन आए? अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1445 से लेकर 1451 तक शासन संभालते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो गई। इनका जो पुत्र था वो अलाउद्दीन था। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था। देखिए इसने सुल्तान बनने के बाद आलम शाह की उपाधि धारण की और राजगद्दी पर ये बैठ गए। देखिए यह एक अयोग्य शासक थे। इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की शक्ति जो है बहुत ही क्षीण हो गई थी, भुखमरी जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी। होता क्या है, 1447 ईस्वी में, जो 1447 था उसमें आलम शाह बदायूं घूमने गया और वहाँ पर उसको बदायूं इतना पसंद आया। बदायूं फ्रेंड्स जो आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, और वैसे भी फ्रेंड्स हम बदायूं के पास के ही सेसवान के रहने वाले हैं, तो आपको ये और ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए हाँ, जैसे कि आप जानते हो हमारे चैनल का ही नाम है जीकेएस क्लासेस सेसवान, जो बदायूं के पास में ही पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे, 1447 ईस्वी में आलम शाह बदायूं घूमने गया। उसे यह नगर इतना पसंद आया कि वह दिल्ली न जाके बदायूं ही रहने लगा। आलम के दिल्ली चले जाने पर लोगों के बीच संघर्ष छिड़ गया। कुछ लोगों ने दिल्ली संभालने के लिए क्या किया, बहलोल लोदी को बैठाल देते हैं। किसको? बहलोल लोदी को शासन में बैठाल देते हैं। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, आलम शाह का वजीर था जिसका नाम था हामिद खान। ठीक है फ्रेंड्स, कौन था इसका वजीर? तो एक बात समझिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो इनके वजीर थे मैंने आपको बताया, उनका नाम हामिद खान था। ठीक है, क्या नाम था फ्रेंड्स? हामिद खान नाम था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके हामिद खान से मतभेद होने के कारण वो दिल्ली छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, मतभेद हो जाते हैं हामिद खान से, दिल्ली छोड़ जाते हैं। फिर वहाँ के लोग क्या करते हैं, बहलोल लोदी को शासन में बैठाल देते हैं। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन आलम को बहलोल लोदी के दिल्ली में सिंहासन पर बैठने से कोई आपत्ति नहीं थी। इस प्रकार 1451 में बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर विराजमान हुआ और इसने दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की नींव डाली। और फ्रेंड्स यहीं से चालू हो जाता है आपका कौन सा साम्राज्य? लोदी वंश, जो फ्रेंड्स हम आगे पढ़ने वाले हैं।